आज हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण संबंध, और मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म कह दीजिए, या फिर और कई शब्दावलियों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, यानी कई अलग अलग वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं। डिटर्मिनिज्म को हिंदी में निश्चयवाद कहते हैं, निश्चयवाद कह दीजिए, या प्रकृतिवाद यानी इसे नेचुरलिज्म भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार से इसको नियतिवाद भी कहा जा सकता है, तथा इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसकी जो विचारधारा है उस विचारधारा का एक ही अर्थ निकलता है। वो अर्थ ये निकलता है कि जो हमारा जो नेचर है वो नेचर सुप्रीम है, और जो हमारा या हम जो है, जो मनुष्य है, वह उसके पुत्र के समान या उसके शिष्य के समान माने जाते हैं। बात करते हैं कि इस विचारधारा के प्रवर्तक या कौन कौन से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस विचारधारा को जन्म दिया और कहाँ पर इसका जन्म हुआ। बात करते हैं इस विचारधारा का जन्म की, तो जन्म इसका जर्मनी के अंतर्गत हुआ, यानी जर्मनी के अंदर सबसे पहले इस विचारधारा का जन्म हुआ। और उस समय इसके अगर समर्थकों की बात करें तो बहुत सारे समर्थक हुए। उन समर्थकों में से अगर मुख्य रूप से बात करें तो हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, ये कुछ ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से हम कहें कि जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का विशेष योगदान रहा। इस विचारधारा को हमने जैसे कि कहा निश्चयवाद या नियतिवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा में प्राकृतिक पहलुओं को बहुत अधिक बल दिया गया, तथा ह्यूमन का जो फोर्स है या ह्यूमन की जो पावर है उसे प्रकृति के अधीन माना, यानी प्रकृति को ऊंचा माना गया और मानव को एक तुच्छ जीव के रूप में माना गया। प्रकृति के इसके अंतर्गत ये माना गया कि जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो प्रभाव है वो मानव की क्रियाओं पर पड़ता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, जिस प्रकार से हमने कहा कि विद्वान जो है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देखे गए। मानव भूगोल के मुख्य प्रवर्तकों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 जो स्कूल्स है वो नजर आते हैं। 4 स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले हमने कहा कि जर्मनी के स्कूल आता है। अब जर्मनी का जो स्कूल है यानी जर्मन जो भूगोलवेत्ता थे, इस जर्मन भूगोलवेत्ता के अंतर्गत हमने कांट को फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ा। इमानुएल कांट थे, इसके अलावा हम्बोल्ट थे, ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इसके अलावा हम बात करते हैं रिटर के अलावा जो मानव भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है रैडजेल, और इसके अलावा एक व्यक्ति और है रिचथॉफेन। ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जर्मन स्कूल से यानी जर्मन विचारधारा से बिलोंग करते थे। ऐसे ही एक विचारधारा जो जन्म लेती है जिसे हम कहते हैं फ्रांसीसी विचारधारा, और फ्रांसीसी विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहला जो नाम आता है वह आता है विडाल डी ब्लांस। विडाल डी ब्लांस मुख्य रूप से इनके जो सहयोगी थे उनके अंतर्गत ब्रुन्स के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो डिमांजिया, यानी कई नाम आपको यहाँ पर प्रिंट मिलेंगे और कुछ नाम मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। डिमांजिया के अलावा जीन गॉटमैन है और सौरे है। ये कुछ विशेष तो मुख्य रूप से ये हो गए। फिर नेक्स्ट जो विचारधारा थी या जो स्कूल थी जिसे कहा जाता है इंग्लिश स्कूल या फिर ब्रिटिश स्कूल। अब ब्रिटिश स्कूल के अंतर्गत हम अमेरिकन वगैरह या यूरोपियन को लेते हैं। उसके अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से आता है हर्बर्टसन के अलावा
रॉक्सबी यानी जो मुख्य रूप से है उनको मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ नाम, ये आपको याद रखने हैं। फ्लूअर, डिकिंसन, डडले स्टार्म, ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। और लास्ट जो बचते हैं वो है अमेरिकन। ये मुख्य रूप से विचारधारा। इसके अलावा भी अगर देखें तो कुछ ऐसे अरब भूगोलवेत्ता भी थे। अब अमेरिकन की बात करते हैं तो रेडजेल की जो शिष्य है कुमारिस एलन चर्चिल सैंपुल है। फिर है ईसा बॉमेन के अलावा यहाँ पर पूरा नाम ना लिखकर छोटा सा लिख देता हूँ मैं, कार्ल सॉवर, हंटिंगटन, ग्रिफिथ, टेलर, हार्टसॉन, ये कुछ ऐसे विद्वान थे जो अमेरिकन स्कूल से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर कुछ नाम आप देख पाएंगे। तो ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने इस विचारधारा का जन्म दिया। अब ये जो मानव भूगोल के जो प्रमुख विचारधारा थे उसमें से इस स्कूल को, यानी जब डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं तो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से थे? हिपोक्रेटस थे, अरस्तो थे, हेरोडोटस थे, जिसे भूगोल इतिहास का पिता कहा जा सकता है। तो ये कुछ विशेष जो विद्वान थे वो यहाँ पर मुख्य रूप से स्ट्रैबो, अल मसूदी, इब्न खालदून, इमानुअल कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, सैंपुल, हंटिंगटन, मैकिंटायर, चिलोस्म, ये सारे जो विद्वान थे इसको सपोर्ट करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। अब कुछ पुस्तकों की बात करें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिसमें ए मॉडर्न सिंथेसिस जो पी हैगेट की पुस्तक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, या जिसे साइंस नहीं केवल पॉलिटिकल कहें तो वह अरस्तु की पुस्तक है। एयर, वाटर एंड प्लेसेस, ये हिपोक्रेटस की पुस्तक है। कॉस्मोस काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो पिछली जो परीक्षा हुई उसके अंदर ये पूछा गया था कि कॉस्मोस जो है वो किसकी रचना है? हम्बोल्ट की रचना है। इसके अलावा अर्ड कुंडे जो है वह रिटर की है। पारिस्थितिकी यानी आपकी इकोलॉजी जो पुस्तक है उसकी पुस्तक के रचयिता अर्नेस्ट हकल। इसके अलावा एंथ्रोपोज्योग्राफी जिसे नृजातीय भूगोल कहा जाता है, एंथ्रोपोज्योग्राफी जो रेडजेल जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे सोशल ज्योग्राफी डेमोलिन्स की है तथा सभ्यता एवं जलवायु काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जो हंटिंगटन की बुक है 1927 में ये पब्लिश हुई थी। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। मैन एंड अर्थ किर्चॉफ की पुस्तक है जो ह्यूमन ज्योग्राफी की इस ब्रांच के बारे में काफ़ी विस्तार से बताती है। अब बात करते हैं कि इस विचारधारा में क्या कहा गया है। तो नियतिवादी विचारधारा क्या कहती है? तो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि प्रकृति जो है वह सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है। यानी मनुष्य का कोई भी कार्य हो, उसका खान पान हो, चाहे उसके रीति रिवाज हो, चाहे उसका पहनावा यानी उसकी वेशभूषा हो, या उसका व्यवहार हो, उस पर भौगोलिक कारकों का या नेचर का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो भूतल है उस भूतल यानी जो अर्थ है, उस पृथ्वी है, जो नेचर है, उसकी एक प्रोडक्ट के रूप में ह्यूमन को यहाँ पर माना गया है। यानी ह्यूमन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द नेचर के रूप में इस विचारधारा को स्थान दिया गया है। आगे कहते हैं कि किसी क्षेत्र में, यानी कोई भी क्षेत्र ले लें, तो मानव की आकृति का अर्थ हो गया कि उसकी हाइट, उसका शरीर का जो गठन है, उसकी त्वचा का रंग है, हर प्रकार से वह कौन सा भोजन करता है, वह मांसाहारी होगा या शाकाहारी होगा, गेहूं खाएगा या चावल खाएगा, वस्त्रों के रूप में वो चमड़े के वस्त्र पहनेगा या
सूती वस्त्र पहनेगा या ऊन के वस्त्र पहनेगा। मकान उसके बर्फ के बने हुए होंगे, पत्थरों के बने हुए होंगे या घास फूस के बने हुए होंगे। वह पेड़ों पर बने होंगे या जमीन पर बने होंगे या पहाड़ों की ढाल पर बने होंगे। वह खेती बाड़ी करेगा या पशुओं को चराएगा यानी हर्डिंग का वर्क करेगा या एग्रीकल्चर के वर्क में रहेगा, या वह फिशिंग या किसी आखेटक या जो शिकार करने का कार्य करेगा। कौन कौन से उद्योग लगाएगा, उसकी धर्म और संस्कृति की क्या स्थिति रहेगी, उसकी सामाजिक जो राजनीतिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी, ये सभी जो है वह नेचर तय करता है। हम पहाड़ों पर सूती वस्त्र को धारण नहीं कर सकते क्योंकि पहाड़ों ने तय किया है कि हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनना है। बर्फ वाले जो क्षेत्र हैं उस बर्फ वाले क्षेत्रों में हम वहाँ पर सूती वस्त्र या हल्के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। हमें वहाँ पर ऊन के वस्त्र या चमड़े के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। यानी जो क्लाइमेट का जो फैक्ट है वह हमारी जो वेशभूषा है, हमारे जो गारमेंट्स है उस पर पड़ता है। इसके अलावा हमारा भोजन क्या होगा ये भी कौन तय करता है? क्लाइमेट तय करती है या जिस रीजन में आप रहते हो वो तय करती है। तो इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये वातावरणवाद है, यानी ये एनवायरमेंटलिज्म के रूप से भी जाना जा सकता है। यानी वातावरण का जो प्रभाव है वह मानव पर पड़ता है या मानव के हर कार्य पर नेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसकी जो पुष्टि है यानी कैसे इसको प्रूफ किया जाए है, तो कुछ ग्रीक जो जियोग्राफर है जिसको हिप्पोक्रेटिस कहा जाता है, 420 ईसा पूर्व में इनकी एक पुस्तक का नाम है एयर वाटर एंड प्लेस, यानी ऑन एयर वाटर एंड प्लेस के अंतर्गत वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है कि व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, तो सर्वप्रथम उसे मौसम का अध्ययन करना होगा। यानी मौसम का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? हमारी हेल्थ पर रहता है। यानी जो क्लाइमेट अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। तो अगर हमें हेल्थ को पढ़ना है या हेल्थ साइंस को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें मेट्रियोलॉजी के बारे में, मेट्रियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर कर देना चाहिए। उसे ठंडी और गर्म हवाओं का क्या प्रभाव रहता है और जल के जो गुण और धर्म का निरीक्षण करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि स्वास्थ्य विज्ञान यानी जो हेल्थ साइंस है जो वो है बाद में आए हैं। पहले सबसे पहले जो है वह हमारा इन्वायरमेंट आया है। तो इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी बढ़कर है। इन्वायरमेंट को पढ़े बगैर आप हेल्थ साइंस को नहीं पढ़ सकते। इसी बात को स्पष्ट करते हुए अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस या केवल और केवल पॉलिटिक्स के नाम से इसे कहा जा सकता है। तो इस पुस्तक के अंतर्गत अरस्तु क्या कहते हैं कि मानव की प्रवृत्तियां यानी उसका जो एटीट्यूड है यानी वह उसकी अभिवृत्ति है, वो क्या सोचता है, क्या पहनता है, ये सब वातावरण की देन है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग बहादुर होते हैं। ठंडे प्रदेशों की बात अगर कहें तो इनका तात्पर्य है कि जो यूरोपियंस है वो यूरोपियंस जो है वह काफ़ी बहादुर होते हैं, परंतु यानी खुद में ताकत तो खूब है लेकिन पड़ोसी देशों पर राज्य करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। यानी पड़ोस के देशों पर वो अपना अधिकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। यानी वह एक दूसरे के साथ राजनीतिक रूप से साथ नहीं रह सकते। तो ये जो प्रभाव उसने किस प्रकार से बताया है, उन्होंने कहते हैं कि जो ठंड है उस ठंड के अनुसार कह सकते हैं कि वह इतने बहादुर ताकत तो है लेकिन उस ताकत यानी दिमाग की जो है उसके अंदर कमी देखने को मिलती है। और
ऐसा ही उदाहरण उन्होंने एशिया के संदर्भ में कहा है कि एशिया के अंतर्गत जो हॉट क्लाइमेट है उसमें रहने वाले लोग साहसी नहीं होते हैं और गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। यही कारण है कि यूरोपियंस के अधिकार क्षेत्र में उन्हें काफ़ी लंबा समय गुजारना पड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पर हम क्या बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नेचर है उस नेचर का जो फैक्ट है हमारे बिहेवियर, हमारे जो सोच विचार, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं या किस बारे में सोचते हैं के बारे पे के आधार पर या के ऊपर वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए नेक्स्ट है हेरोडोटस। अब हेरोडोटस जिसे हम इतिहास का पिता कहा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इसे फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का इसे पिता कहा जाता है और ये जियोग्राफर के रूप में भी अपना रोल निभा चुके हैं। तो ये क्या कहते हैं देखिएगा, इसका उदाहरण है कि मिस्र नदी के अंदर जो डेल्टा वर्ड है, मिस्र में जो नाइल रिवर का जो डेल्टा है, यानी उस डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हों के द्वारा ही किया गया। तो इनकी जो पुस्तक थी हिस्टोरिका जिसके अंतर्गत वो कहते हैं, या कहीं और भी उन्होंने कहा होगा कि मिस्र में संस्कृति यानी जो उसका कल्चर है और उसका जो सिविलाइजेशन है उसके डेवलपमेंट का जो श्रेय जाता है वह वहाँ की उपजाऊ मिट्टी को जाता है। यानी मिट्टी वहाँ पर उपजाऊ थी। अब मिट्टी उपजाऊ क्यों थी कि नील नदी का जो जल, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल वहाँ पर आपको सॉइल देखने को मिली, नील नदी का आपको वाटर की फैसिलिटी मिली, एकदम साफ रहने वाला आकाश मिला। यही कारण है कि वहाँ पर, यानी ये जो यहाँ पर मिट्टी की बात कर रहे हैं, इज ए पार्ट ऑफ नेचर, वाटर इज ए पार्ट ऑफ नेचर एंड आकाश का अर्थ यहाँ पर है वहाँ का जो मौसम है, ये भी मौसम जो है ये भी पार्ट ऑफ नेचर है। तो ये जो नेचुरल जो फैक्टर्स है उन्होंने इस यहाँ पर मिस्र में सभ्यता यानी सिविलाइजेशन को डेवलप किया। यही कारण है कि इसके आसपास के क्षेत्र में, जैसे कि मिस्र जो है वह कहाँ पर आया हुआ है, जैसे कि हम अफ्रीकन रीजन को देखते हैं तो अफ्रीकन रीजन का यहाँ पर ऊपर के ये यहाँ पर मिस्र का क्षेत्र है। तो यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। यह पूरा का क्षेत्र है काफ़ी डेवलप्ड देखने को मिलता है। तो एशिया अफ्रीका के इस भाग को देखें तो ये काफ़ी जो रिवर का जो भाग है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, यानी यहाँ पर मिस्र नदी का डेल्टा। लेकिन दूसरा देखें ये सहारा का डेजर्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर कृषि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी कटा फटा क्षेत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिस्र है, ये जो रिवर है, उस रिवर के अंतर्गत यहाँ पर आपको क्या मिल गई, एक तो आपको मिट्टी बढ़िया मिल गई, मिट्टी के साथ यहाँ पर आपको वाटर की फैसिलिटी मिल गई, और यहाँ की जो क्लाइमेट है ऊपर की तरफ यहाँ पर पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है, यानी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर की स्थिति यहाँ होने के कारण और दूसरी मिट्टी बढ़िया, आपको एलुवियल सॉइल्स, जलोढ़ मृदा, पानी की ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी। तो यही कारण है कि जो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है यानी मिस्र की जो सभ्यता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। तो यही बताने का प्रयास किया है कि ये जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ तो उसके पीछे जो रीजन क्या है, तो रीजन जो है वो मेन ये है कि जो इन्वायरमेंटल के जो फैक्ट्स है या इन्वायरमेंटल के जो फैक्टर्स है वो फैक्ट करते हैं उसकी सिविलाइजेशन। तो यही कारण है कि मरुस्थलीय भागों की अपेक्षा यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट काफ़ी अधिक हुआ है। इसके अलावा अरस्तु ने अपनी जो बुक है राजनीति, अब उसके अंतर्गत प्राकृतिक तथ्यों का प्रभाव मनुष्य के मानसिक और भौतिक गुणों पर बताया। उन्होंने बताया कि यूरोप की जो ठंडी जलवायु होते हैं उसके लोग काफ़ी बहादुर होते हैं, लेकिन तकनीकी चातुर्य एवं विचारों का उनमें, यानी खुद सोच नहीं सकते, ताकत तो खूब है लेकिन उसके अंदर दिमाग का अभाव। यानी कहने का अर्थ तो ये होता है कि जो ठंडी जलवायु में रहने वाले लोग होते हैं उनका दिमाग जो है थोड़ा सा सुस्त होता है या
सही तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन जो गर्म जलवायु में रहने वाले जो लोग हैं, जो एशियन जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं थॉटफुल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चतुर के रूप में देखने को मिलते हैं। यानी जो ठंडी जलवायु है और गर्म जलवायु जो है वह मनुष्य की सोचने की शक्ति या फिर उसके व्यवहार या उसके खान पान, रीति रिवाज इत्यादि को प्रभावित करती है। इसी चीज़ को स्पष्ट करते हुए स्ट्राबो क्या कहता है, स्ट्राबो कहता है कि वातावरणीय जो कारक होते हैं वह जैसे कि आपके रिलीफ फीचर्स है, क्लाइमेट है, सॉइल है, वेजिटेशन है, ये सारी की सारी ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उसको प्रभावित करते हैं और उसको नियंत्रित भी करते हैं। यानी उसका जो फैक्ट रहता है वो ह्यूमन की एक्टिविटी पर रहता है। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी हष्ट पुष्ट, साहसी और सच्चे होते हैं। लेकिन जो हॉट क्लाइमेट्स वाले रीजन के अंतर्गत रहते हैं वे लोग आलसी होते हैं, कमज़ोर होते हैं, चालाक होते हैं, कामुक होते हैं। तो ये जो विशेषता यानी जो चालाकी जो वाली विशेषता है यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ के जो है स्वभाव में काफ़ी शांत होता है। यानी ये जो हॉट क्लाइमेट में जैसे कि बर्बर जो जनजाति है या फिर हॉट क्लाइमेट में रहने वाले जो मुस्लिम आक्रांता जितने भी देख सकते हैं सारे हॉट क्लाइमेट्स में रह रहे हैं। बाकी यही कारण है कि उनके रक्त में बर्बरता रहती है, वह दूसरों पर आक्रमण रखने की सोच रखते हैं। तो हो सकता है कि उसके पीछे क्या कारण रहता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, वाटर की। अब वाटर के लिए यानी जब वो जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वो क्या देखता है, संघर्ष। अब संघर्ष वहाँ पर हर चीज़ के लिए है, क्योंकि जिसको सरवाइव करना है यानी जिसको जीवित रहना है, उस जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष। अब संघर्ष किसके लिए है, वाटर के लिए है। उसके पास अगर पशु है तो पशुओं के लिए उसको क्या चाहिए, चारा चाहिए, और चारे के साथ साथ उसको चाहिए पानी चाहिए। तो चारे और पानी के लिए उसको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। पशु जो है उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो हर प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष ही देखा है। तो जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि भाई दूर कहीं इस दिशा में एक ऐसा देश है जहाँ पर हरे भरे खेत है, तो वह अनायास ही यानी बिना सोचे समझे उधर चले जाते हैं कि चलो वो उस स्थान पर चलते हैं और वहाँ पर हमें कुछ न कुछ मिलेगा। तो यहाँ यही कारण था कि यहाँ से जो आक्रांता थे, जो आक्रमणकारी थे, वो इस दिशा की ओर यानी भारत की तरफ या मध्य एशिया की तरफ वो चले जाते हैं। इसी प्रकार से बकल की जो पुस्तक है जिसमें इंग्लैंड की सभ्यता का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश सिविलाइजेशन जो 1857 में उन्होंने लिखी है, तो उनमें वो कहते हैं कि प्राकृतिक जलवायु, भोजन, मिट्टी, समुद्र, वनस्पति, इन सभी की अनुकूलता यानी वहाँ पर फेवरेबल ये सब चीज़ें पाई जाती है। यानी क्लाइमेट फेवरेबल है, वहाँ पर आपको फूड ग्रेन सारे मिल जाते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है काफ़ी बढ़िया है, पानी की वहाँ पर सुविधा है यानी ट्रांसपोर्टेशन, पीने के लिए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, वेजिटेशन भी काफ़ी बढ़िया है, यानी सारी चीज़ें वहाँ पर फेवरेबल है। यही कारण है कि जो इंग्लैंड यानी जो ब्रिटिश जो लोग होते हैं वो काफ़ी साहसी, मेहनती और राष्ट्रीयता के समर्थक होते हैं। इसके अलावा जलवायु, मिट्टी और भोजन, तीन ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो मनुष्य में विभिन्न विचारों को उत्पन्न करते हैं, जिससे एक क्षेत्रीयता या क्षेत्रीय विशिष्टता या क्षेत्रीय गुण निर्धारित होता है। कहने का अर्थ होता है कि जहाँ पर मिट्टी, जलवायु तथा भोजन की उपलब्धता रहती है, उन क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों के प्रति वहाँ के लोगों का जो लगाव है उस क्षेत्र के प्रति काफ़ी बढ़िया रहता है। इस प्रकार की बात बकल कहते हैं।